नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरओ यारो 2023 प्रारंभिक परीक्षा करेंट अफेयर को लेके आप लोग बहुत परेशान। करेंट अफेयर को कैसे कवर किया जाए कि क्वेश्चन गलत हो ही ना, एक भी क्वेश्चन आपका ना गलत हो। क्या इसका उपाय हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कम मेहनत में, जैसे लोग कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था लेकिन इतना पढ़ा था और इतने से ही हमारा पूरा करंट अफेयर हो गया। तो कम मेहनत में हम कैसे इसको पूरा कवर कर पाए। यहां पर जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, यहां पर हमारा जो उद्देश्य है उसमें हम अगस्त 2024 से शुरू करेंगे और आएंगे जून 2025 तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 11 मंथ का करंट अफेयर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। 11 मंथ्स का। अब ये 11 मंथ्स के करंट अफेयर में हर महीने में हमारे पास क्वेश्चन 200-250 होते हैं, 250 के करीब। लेकिन हम क्या करेंगे, हर महीने का यहां पर 100 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ शुरुआत में कुछ महीनों के क्वेश्चंस आपको वन लाइनर प्रकार के मिलेंगे। जनवरी से हमने इसको बहुत परिवर्तित किया था और इसको टू लाइनर ज्यादातर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी। तो उस तरीके के प्रश्न होंगे। उद्देश्य ये होगा कि आपका जो भी फैक्ट है इससे संबंधित सारे फैक्ट्स तैयार हो जाए। तो आज की इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगस्त 2024 का करंट अफेयर का शुरुआती 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक महीने में 2 पार्ट होंगे और हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा एक नोटबुक लेके आप बैठे और उस नोटबुक में आपकी हर एक क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप नोट करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने जो क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन हमारे ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। उस ऐप पर आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और ये वीडियोस भी आप ऐप पर देख पाएंगे, यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। तो थोड़ा बहुत नोट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग का पता लगाने के लिए कौन सा संस्थान दिल्ली सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। उस समय शीतकाल में, है ना, जब प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है, दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। तो आईआईटी कानपुर, ज्यादातर लोग कहेंगे दिल्ली का मामला है तो दिल्ली होगा, लेकिन आईआईटी कानपुर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग का पता लगाने के लिए कार्य कर रहा था। ठीक है। शीतकालीन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बारिश करा दी जाए। जैसे बहुत सारे वायुमंडल में तत्व ऐसे घूम रहे हैं, अगर क्लाउड सीडिंग करा दी जाए तो क्या होगा, वो धुल जाएगी, पूरा एक एटमॉस्फेयर की धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, जिससे कि एयर क्वालिटी जो होगी, ये एयर क्वालिटी बहुत इंक्रीज कर जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो धूल कण होंगे, जो डस्ट होंगे, वो डस्ट वेस्ट सब निकल जाएंगे। तो डस्ट अगर यहाँ से एरेडिकेट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए वायुमंडल से, तो क्लाउड सीडिंग से यही चीज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना। तो कई अनुमोदन केंद्र सरकार ने स्वीकार किए थे और उसके बाद में इनके साथ आईआईटी दिल्ली के साथ इनका ये हो पाया था। 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, जिन्होंने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है अवनी लेखारा। ठीक है। इसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल, एयर राइफल जो है, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने जीत दर्ज की थी। और 2 पैरा ओलंपिक, जिसको बोलते हैं पैरालंपिक, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये पूछी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल करंट का क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा अन्य भारतीय एथलीटों ने भी पदक जीते थे, लेकिन इनका क्योंकि ये 2 हो गया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस देश ने भारत को संघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में
भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अभी तो स्थिति बड़ी खराब चल रही है। पहलगांव अटैक जब से हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने वो सारे प्रयास किए हैं जो किए जाने चाहिए। और जैसे पानी बंद कर देना, सिंधु नदी जल समझौता जो था उसको समाप्त कर दिया गया। और जो हमारे यहाँ पे उनके आप कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग एक दूसरे देश में रहते हैं, जो राजदूत रहते हैं, उनको वापस कर देना, है ना। और बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन किस देश ने भारत को एससीओ की शासनाध्यक्षों की परिषद, तो ये इस बार पाकिस्तान में हो ही रही थी, है ना। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे नहीं रहते हैं। जैसे दो देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच, ये ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो उन्हीं तनाव के बीच था। अब पाकिस्तान ने बुलाया। अब आप लोग ये बताएंगे क्या भारत इसमें पार्टिसिपेट किया था, गया था? कौन गया था? एस जयशंकर गए थे। ज्यादातर नॉर्मली ऐसे ही जाते ही हैं। अगर हाँ अमेरिका जैसा देश बुलाए, खैर अमेरिका एससीओ का सदस्य नहीं, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, कोई बड़ा देश बुलाएगा तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे भेज दिया जाता है। तो खैर विदेश मंत्री भी कोई छोटा पद नहीं होता है, तो वो लोग ऐसे ही मैनेज करते हैं चीजों को। तो वित्त मंत्री वहां गए। किस देश में फाइनल में नेपाल को 4-1 से हराकर SAFF U20 चैंपियनशिप जीती? कौन सा देश था जिसने फाइनल में नेपाल को हराया है? ज्यादातर लोगों के जहन में तुरंत आएगा कि भारत ने हराया होगा। किसी को आंसर पता है इसका? किसने हराया था? बड़ा छोटा सा प्रश्न है ना। इसका सैप का फुल फॉर्म किसी को पता है? दक्षिण एशियाई, साउथ एशियाई, है ना, साउथ एशियन फुटबॉल महासंघ, फुटबॉल महासंघ, है ना। इसको क्या कहते हैं? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसमें बांग्लादेश ने हराया था। किसने हराया था? बांग्लादेश ने हराया था। भारत भी इसमें शामिल था, है ना। भारत इसके पहले खिताब जीत चुका है। पिछले चैंपियनशिप में भारत खिताब जीत चुका है। भारत 2019 में, 2022 में और 2023 में खिताब जीत चुका है। ठीक है, ये इसी महासंघ के द्वारा ही इसको आयोजित ही किया जाता है। तो भारत भी इसमें था, लेकिन भारत इस बार फाइनल में नहीं था। देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर धुलीखेल किस देश में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर है ये, स्वस्थ है ये, और इसका नाम है धुलीखेल, और ये स्थित है नेपाल में। बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये नेपाल का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, नेपाल में है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। किस कंपनी ने भारतीय तटरक्षक के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रदूषण नियंत्रण पोत GSL यार्ड 1267 बनाया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पता है आपको? आप लोग जैसे करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, लेकिन सवाल ऐसे ही आते हैं। इन्हीं को स्टेटमेंट बेस में आगे हमने, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, आयोग ऑनलाइनर पूछने लगा था, तो हमने बीच में प्रयास किया था। उन क्वेश्चन बैंक को चेंज करना जरूरी नहीं है। ज्यादा ये होगा कि उसका एक्सप्लेनेशन में एक फैक्ट और हम आपको बता रहे हैं, उसको नोट करिए। तो इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ये तटीय प्रदूषण को कम करने के लिए काफी ठीक ठाक टेक्नोलॉजी से लैस, जो तटीय प्रदूषण है वो कम हो सके, इसके लिए इसको बनाया गया है। और तटीय प्रदूषण और साथ साथ में अगर आपसे कहा जाए कोस्टल के साथ में समुद्री, यानी कि ओशनिक जो पोल्यूशन है, ओशनिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो ये दोनों क्षेत्र में काम करता है। और घरेलू विनिर्माण इसमें क्योंकि हुआ है इसलिए और इम्पोर्टेंट है। गूगल मानचित्र के माध्यम से EV फास्ट चार्जर स्थानों पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ मिलकर काम किया? एक स्कूटी की कंपनी है जो EV स्कूटी बनाती है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें अगर बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो एक TVS बनाती है, एक हीरो अभी लॉन्च की है, और बजाज ने भी चेतक को लॉन्च कर दिया है, और एक कंपनी है, हाँ, ओला बहुत बड़ा प्लेयर है, ओला सबसे बड़ा प्लेयर है। इसी में एक एथर एनर्जी है, एथर की स्कूटी भी आती है ना। तो एथर ने क्या किया है, गूगल मैप्स के साथ ये एक फास्ट चार्जर स्थानों पर वास्तविक समय अपडेट के लिए
समझौता किया है मिलकर काम करने के लिए। तो टीवीएस, ओला, बजाज, इनकी उसमें मत जाइएगा, आप बस एथर को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमारे यहाँ पे अभी ईवी के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए कार लेने से और बाइक लेने से लोग कतराते हैं। जैसे मान लीजिए रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, घर से चार्ज करके निकले हैं, तो आप बाइक की या फिर रेंज इतनी बढ़ा दो, तो बाइक की तो ठीक ठाक आ गई है, बाइक से 200-250 किलोमीटर कोई जाता है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन कार में अभी और बढ़ाने की जरूरत है। अब जब रेंज बढ़ा रहे हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये खेल दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, और इनका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद का क्या होता है? ये बर्थडे होता है? हाँ, पक्का जयंती होती है ना? जयंती ही होती है, ठीक है। अच्छा, जयंती किसकी मनाई जाती है और बर्थडे किसका मनाया जाता है? उनका बर्थडे मनाया जाता है ना? अब जैसे हनुमान जयंती मनाई जाती है, अभी उस दिन बात हो रही थी, तो हनुमान जयंती नहीं होनी चाहिए, हनुमान जन्म दिवस होना चाहिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को माना जाता है वो अजर अमर अविनाशी है, चिरंजीवी है, वो कभी मरेंगे नहीं। तो अगर आप वो मान रहे हो तो अपनी शब्दावली ये सही करो आप, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अगला जो प्रश्न है, 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, जहां हॉकी इंडिया ने अपनी पुरुष टीम का चयन किया है, किस देश में आयोजित की गई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। कहां पर आयोजित हुई थी 2024 की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर हॉकी इंडिया ने अपनी पुरुष टीम का चयन किया? तो ये चीन में आयोजित हुई थी। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर चीन में भी पूछा जाए तो चीन का एक शहर है हुलुन बुइर, हुलुन बुइर में ये स्थापित हुई थी, हुलुन बुइर, है ना? हुलुन बुइर में ये स्थापित हुई थी। भारत, कोरिया, जापान, चीन, मलेशिया और पाकिस्तान जैसी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वो कभी नहीं पूछा जाएगा कि किसने पार्टिसिपेट किया। कौन से दो राज्य एक धार्मिक सर्किट श्री कृष्ण गमन पथ को विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस ऐसे सर्किट पे बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। रामायण सर्किट पूछा है ना, बौद्ध सर्किट इसने पूछा है ना, कृष्ण से संबंधित भी कई बार उन्होंने सवाल बनाया है मथुरा में, ठीक है। अब आया है श्री कृष्ण गमन पथ, है ना, ऐसा ये धार्मिक सर्किट है। तो कौन से दो राज्य इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश इसमें है? नहीं है, इसमें है राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना। कृष्ण जी को राजमा बहुत पसंद है, ऐसा करके याद कर लीजिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश सर्किट गमन पथ में, यानी कि कृष्ण जी जब कहीं गमन करते थे तो राजमा साथ ले जाते थे, याद रखने के लिए, जिससे कि भूल है, नहीं तो पता चले कंफ्यूजन हो जाएगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित जो भी स्थान है उनको जोड़ने का ये काम करेगा। तो जो भक्त होंगे वो यात्रा करेंगे, उन्हीं जगह से ये गुजरेगा जहां पर वो स्थान स्थित है। चरण 3 के सफल परीक्षणों के बाद किस कंपनी ने मौखिक हैजा टीका हिलचोल, अब एक प्रश्न यहां पर बनेगा कि हिलचोल हैजा का टीका है, हिलचोल, तो ये हिलचोल है और ये ओरल है, मुंह से लिया जाता है, यानी कि इंजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो हिलचोल हैजा का टीका है, किसने इसको डेवलप किया है? तो ये किया है भारत बायोटेक ने। किसने किया है? भारत बायोटेक ने, ठीक है। अभी 200 मिलियन खुराक इसकी बनाई गई है, 200 मिलियन, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है इंडिया में, तो किसी भी चीज की आपूर्ति ही सबसे बड़ी अपने आप में समस्या हो जाती है, ठीक है। तो 200 मिलियन खुराक अभी डेवलप की गई है। 2027 तक एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल नॉर्मली वनडे प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। बाय द वे, ऐसा पूछ लिया जाए तो केवल नाम याद रखिए, बी श्रीनिवासन बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और आतंकवाद निरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। किस कैडर के अधिकारी हैं? बिहार की अगर कोई परीक्षा आप दे रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि ये बिहार कैडर के अधिकारी हैं। अगला जो प्रश्न है, कौन सी कंपनी फ्रंट व्हील के साथ संचालित
फ्रीडम 125 मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये लॉन्चिंग हो गई है। ये सीएनजी बाइक आई है मार्केट में, आपने होल्डिंग देखी होंगी। आप लोग करंट अफेयर को केवल किताबों में ढूंढते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जितनी भी सरकारी योजनाओं के बोर्ड लगे रहते हैं उनको ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। जितनी भी योजनाएं पूछी जाती हैं वही जो हाइलाइट्स होते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं वो हाइलाइट्स ही पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा बोर्ड लगाया गया, ये बजाज की है। कौन सी है? ये बजाज की है। ये सीएनजी से चलती है, माइलेज काफी ठीक ठाक है इसका। हाँ, 95,000 रुपए की ये गाड़ी है। 125 सीसी इसका इंजन बनाया गया है और ठीक ठाक माइलेज ये देती है, तो इसलिए ये चर्चा में रही है इधर। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। किस देश ने 2021 से 26 के कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की है? 3 उप प्रधानमंत्री बन गए। अब ये आप समझ रहे होंगे कि वहां पे कोलिजन गवर्नमेंट होगी, सबको शांत करने के लिए ऐसा किया गया है। और ये एक नेशनल असेंबली है वियतनाम की। वियतनाम में जो नेशनल असेंबली है, जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, संसद होती है, ऐसे वहां पे नेशनल असेंबली है। तो वहां पे 3 लोगों को बनाया गया है। तीनों का नाम याद करिए। गुएन होयाबी एक का नाम है इसमें, गुएन होयाबी, गुएन गुएन होया और इनका फिर आगे है बिन, गुएन होया बिन। दूसरा नाम है इसमें हो डुक पॉक। हो कभी पूछा नहीं जाएगा, मजे के लिए बस कर लीजिए, हो डुक पॉक। और तीसरा नाम है बुई थान सो, बुई थान सो, बुई थान सो। ये तीन उप प्रधानमंत्री वहां पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये अजीब अजीब नाम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। इनका नाम तो याद ही होगा आप लोगों को। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, फाम मिन चिन। ये वहां के पीएम है और ये सारे लोग क्या है? डिप्टी पीएम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाम काफी इंपॉर्टेंट इनका है पीएम का, बाकी इन लोगों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल वाला? रियल नहीं, ये भी डुप्लीकेट नहीं है, ये सब भी इंसान है। उनका नाम है फाम मिन चिन, मिन चिन, फाम मिन चिन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। उदाहरण मैं क्यों बोल रहा हूं? तो ये ग्वालियर में किया है। कहां पर किया है? ग्वालियर में। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन से मंत्री हैं? मंत्रालय कौन सा है इनके पास? कभी कभी पूछ लिया जाता है, उड्डयन मंत्री। उड्डयन मंत्री है। पहले ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस से फिर भाजपा में आए और सीधे मंत्री बन गए थे। ठीक है ना, तो मनु भाकर के नाम पर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की है? लद्दाख में कितने नए जिले बनाए हैं बताइए? वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले थे। वर्तमान में लद्दाख में जो जिले हैं वो 2 थे, अब वहां पर 5 और जिले हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल 7 हो गए हैं। तो 2 + 5 ये याद रखिएगा, है ना। तो 5 और नए जिले इन्होंने बनाए हैं। ठीक है ना। लेह और कारगिल 2 जिले ये थे, जो 2 ये थे। तो एक इसमें लेह था और दूसरा ये कारगिल लद्दाख में पहुंच गया ना, कारगिल था। और 5 और नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, हाँ ये 2 पहले से था, 5 उनके नाम नहीं पता है, संख्या याद रखिएगा। सर्च कर लीजिएगा कि ये नाम क्या है, अगर आपको रुचि है तो देख लीजिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कहां 5 नए जिलों का गठन किया गया? अब यहां पर ये क्यों जिले बनाने में गृह मंत्री की घोषणा क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे क्या उत्तर प्रदेश में नए जिले बनेंगे तो गृह मंत्री घोषणा करेंगे? कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी ना, वो क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए। कलात्मक एकल श्रेणी में श्रीलंका में एशिया प्रशांत योग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? जो श्रेणी दी है कलात्मक एकल श्रेणी में, हु वन द गोल्ड एट एशिया पैसिफिक योगा चैंपियनशिप इन श्रीलंका इन आर्टिस्टिक सोलो कैटेगरी?
तो किसने जीता है? काफी बढ़िया प्रश्न है। सुष्मिता देवनाथ। किसने जीता है? सुष्मिता देवनाथ। कहां की रहने वाली है? हावड़ा की। हावड़ा कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। हावड़ा कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये है आपकी सुष्मिता देवनाथ। ठीक है, इसके अलावा इसमें नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। हिल्सा मछली को किस देश की राष्ट्रीय मछली के रूप में मान्यता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इधर हिल्सा मछली को मान्यता दी गई और देश में उधर तबाही मच गई। कौन सा देश है? हिल्सा मछली को एक नाम और दिया जाता है, इसको इलिस भी कहा जाता है, और ये देश है बांग्लादेश। ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है। जो हिल्सा मछली है प्रोटीन से, ओमेगा 3 से, इन सब तत्वों से भरी हुई होती है। फैटी एसिड और आवश्यक विटामिन खूब पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों से भरी हुई होती है। हड्डियों को, खैर मछली जो लोग खाते हैं उनका माना जाता है कि दिमाग भी बहुत तेज होता है, हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है। तो लेकिन अब समस्या है, सारे लोग तो खाते नहीं। पश्चिम बंगाल वाले देखो, जब भी हमारे यहाँ क्रांति की बात आती है, शुरुआती जितने, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बम कहाँ पे दागे गए? बौद्धिक क्रांति कहाँ आई? जितने एक्टर सब मिलेंगे शुरुआती, कहाँ से? फिल्म की शुरुआत किसने की? बौद्धिक क्रांति में तो सब वही। तो ये सिद्ध भी हो जा रहा है कि मच्छी चावल खाओ तो दिमाग तेज हो जाएगा। ये बड़े मलिच्छ भी होते हैं वहां के कुछ लोग, सारे नहीं, है ना। मतलब वो ट्रेन में अगर यात्रा कर रहे हैं तो बगल में ऐसी ही मछली निकाल के सामने ही सांप घोट के खाने लगे, और कांटा निकाल निकाल के तुम्हारे जेब में रख देंगे बगल में। अब खाए, बगल में कोच दिए तुम्हारे, क्या कर लोगे? एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक फैमिली बैठी हुई थी, मैं किसी जाति धर्म का नाम नहीं लूंगा, तो वो खाना खा रही थी, तो उसमें सामने वाले ने कहा अरे ऊंट वाला निकालो। तब निकाला, इतना बड़ा डिब्बा खोला, उसमें ऊंट का मीट भरा हुआ था। अब सब लोगों ने खाना शुरू किया तो रुमाल रुमाल हमने लगाया। खैर किसी के खाने पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जगह पे ऐसा खाना भी नहीं चाहिए कि अन्य लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, चलिए। तो ये कमर्शियल ब्रेक था ये बीच में, जिससे कि थोड़ा सा इससे क्वेश्चन से दिमाग हट जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो मैन्युफैक्चरिंग के में अनुसंधान और विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसका नाम है बायो E3 पॉलिसी। किसने किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है बायो E3 पॉलिसी। ठीक है। भारत में नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, भारत में नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था स्थापित हो सके, उसको प्राप्त किया जा सके, तो दो तीन चीजें नोट कर लीजिए। एक तो नेट जीरो, और दूसरा हरित विकास। दूसरा क्या है? ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास। इसके लिए इसको चालू किया गया है, यानी कि हरित विकास कार्बन इकोनॉमी बनाई जा सके। ठीक है ना, यानी कि जैव अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाया जाए जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। बस ये इसमें प्रयास किए गए हैं। तो ये नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में से आप ऐसे लिख रहे हैं कहीं, तो इसका यूज कर देंगे। आप कहीं पे जीएस में आंसर लिख रहे हैं, तो ये सब पहल जब आप लिखते हैं ना, तो आपका आंसर बहुत भारी हो जाता है, उस पर मार्क्स मिलते हैं फिर। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आयोग पूछे या ना पूछे, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। इनका नाम क्या है? डायना पुंडोले। डायना जो है पुंडोले, मुझे तो इनका नाम याद है, मैंने पेपर में भी पढ़ा था। डायना पुंडोले राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में ये रेसिंग हुई थी और 2024 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। डायना पुंडोले, हाँ पुंडोले, डायना, है ना, डायना पुंडोले, डायना पुंडोले ये नाम था। ठीक है ना, डायना पुंडोले। चेन्नई में हुआ था, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। हुआ चेन्नई में था, लेकिन ऐसे पूछा नहीं जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली आदिवासी लाइब्रेरी। अच्छा, एक प्रश्न छूट गया, हीरा वाला। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पर खोजा गया? बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। आंसर कीजिए इसका।
नहीं, बोत्सवाना में खोजा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कोई छोड़ता नहीं है इनको, इसमें रिस्क जरूर लेता है, और पढ़े नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि 4 ही ऑप्शन में से एक उत्तर है। कहां पे खोजा गया है? बोत्सवाना में खोजा गया है। हाँ, हीरे की खान है तभी तो मिला है। 2492 कैरेट का है ये जो हीरा है। हाँ हाँ, एक कनाडाई फर्म है जिसने खोजा है, वो फर्म जो है जिसने खोजा है वो कनाडाई फर्म है, फर्म कनाडा की है जिसने खोजा है ना। और इसके पहले जो हीरा है जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो 3106 कैरेट का है, 3106 कैरेट का है। और ये दक्षिण अफ्रीका की खदान से प्राप्त हुआ था, साउथ अफ्रीका की खदान से प्राप्त हुआ था। ये वाला, ये फर्स्ट है, अभी ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा है और ये पहला सबसे बड़ा है। ये बोत्सवाना की खदान से और ये साउथ अफ्रीका की खदान से प्राप्त हुआ था। बस समझ में, यही पूछा जाएगा। ये जो मिला था ये 1905 में ही मिल गया था। ये जो दूसरा सबसे बड़ा है ये 2024 में मिला है। हाँ, 1905 के बाद, इसके बाद सेकंड नंबर का इतने साल लग गए, लगभग 120 वर्ष लग गए, तब जाके मिल पाया है। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली आदिवासी लाइब्रेरी, इसका नाम पूछा जाएगा आपसे कि ये आदिवासी लाइब्रेरी कौन सी है, जिसका नाम क्या है। तो ये कानू है। कहां पे खुलने जा रही है? कर्नाटका में, है ना। वहां पे चामराजनगर है, चामराजनगर है, चामराजनगर में ये खुलने जा रही है। कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, आदिवासियों से, हाँ, चामराजनगर, आदिवासियों से संबंधित उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके रहन सहन, इन सारी चीजों में सारी जानकारियां, सारी किताबें इसके बारे में रहेंगी। ठीक है, और लगभग इसमें 1200 किताबें और उनसे संबंधित जो कागजात हैं वो रखे जाएंगे, यानी इस लाइब्रेरी में बैठ के आप उन पर अध्ययन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए? यानी कि ये उस यात्रा की बात हो रही है जो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। तो कौन सा देश था जिसने 4 समझौते किए हैं? तो ये देश है यूक्रेन। ये समझौते किस किस क्षेत्र में हुए? नोट करिए। रक्षा, व्यापार, हाँ, रक्षा, व्यापार, रक्षा व्यापार, और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा और एजुकेशन। हमारे यहां से बहुत सारे लोग यूक्रेन में, जैसे एमबीबीएस की डिग्री, है ना, एजुकेशन क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही होता है। हाँ, फार्मास्यूटिकल हो गया, और आप लिखिए इसमें हरित ऊर्जा और शिक्षा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, जहां हाल ही में 5 गैंडे शावकों की मृत्यु हो गई, किस राज्य में स्थित है? जलदापारा, 2023 में इसमें 5 गैंडे खत्म हो गए थे, और ये कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। 2024 पैरालंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए? और इस खेल की सबसे बड़ी बात थी, जो उद्घाटन समारोह हुआ था वो नदी के ऊपर हुआ था। पश्चिम बंगाल। सीन नदी पर नावें बनाई गई थी और उसी पे उद्घाटन पूरा किया गया था। ठीक है, तो ये कहां पर हुए? पेरिस ओलंपिक था ना। ठीक है, भारत की कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 84 एथलीट इसमें गए थे, 84 एथलीट गए थे, और 32 इसमें महिलाएं थी। 2020 में केवल 14 महिलाएं थी, इस बार 32 महिलाएं थी। चेन्नई से लॉन्च होने वाला भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से हुआ है? चेन्नई से लॉन्च हुआ है। भारत स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड, स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड, भारत स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड, इसका नाम है रूमी 1। ठीक है, ये कितने
ये 3 क्यूब उपग्रहों को, 3 क्यूब सैटेलाइट को और 50 पिको सैटेलाइट को, 50 पिको सैटेलाइट को लेके गया था। हाँ, क्यूब सैटेलाइट, 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट, 50 पिको सैटेलाइट को लेके गया था, है ना। हाँ, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गोबर गैस धन योजना के तहत भारत के पहले गोबर गैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि किस राज्य में पहला किया गया, है ना। एक स्थान पड़ता है भोजपुर। भोजपुर कहां पड़ता है? बिहार में। और यहां पर एक गांव है खुटहरी, खुटहरी विलेज है। तो खुटहरी विलेज यहां पर है भोजपुर में, वहीं पर, है ना, समुदाय संचालित गोबर गैस धन योजना के तहत पहले गोबर गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। खुटहरी विलेज है भोजपुर में, और भोजपुर पड़ता है बिहार में। खुटहरी। 4 बंगाली वैज्ञानिकों ने भारत की स्वदेशी दूरबीन का उपयोग करके कितनी नई विशाल रेडियो आकाश गंगाओं की खोज की है? 4 बंगाली वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किए हैं, और इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। प्रोफेसर सब्यसाची पाल, सब्यसाची पाल, इन्हीं के नेतृत्व में यह हुआ है। और ये 34 विशाल रेडियो आकाश गंगाओं की खोज की गई है। माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग इन्होंने किया है, माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया है। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने अपना पहला पदक किस खेल में जीता? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस खेल में जीता था अंडर 17 में? कुश्ती। किसमें जीता था? कुश्ती। 3 महिला रेसलर थी, फीमेल रेसलर जो थी, उन रेसलर ने इसमें जीता था। उनका नाम पता है आपको? तीनों का नाम पता है? आदिति कुमारी, नेहा, है ना, और एक कौन थी इसमें? रौनक थी, नाम देख लीजिएगा, एक रौनक थी। किस राज्य ने छात्रों को कृषि के बारे में शिक्षित करने के लिए खेल के मैदान के रूप में धान के खेत में एक स्कूल शुरू किया? धान के खेत में स्कूल शुरू किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कन्नड़ माध्यम का स्कूल है कर्नाटक में, और यहां पे इन्होंने खाद्यान्न की जो खेती होती है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को हो पाए, बच्चों को हो पाए, तो खेत में ही इन्होंने क्या किया, 500 बच्चों को लिया और लगभग 3500 वर्ग मीटर का खेत चुना और उसमें इन्होंने उठा के स्कूल चालू कर दिया। हाल के समझौते के अनुसार कौन सा देश भारत का पहला हरित अमोनिया आयात करेगा? भारत को पहला हरित अमोनिया आयात करेगा, भारत का पहला हरित अमोनिया आयात करेगा। ठीक है, हरित अमोनिया कौन आयात करेगा, बस ये है, को नहीं, भारत का ही होगा, को हटा दीजिए, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, तो ये जापान, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जापान, है ना। सेम्ब कार्प इंडस्ट्री ने जापानी कंपनी के साथ मिलकर भारत द्वारा जापान को हरित अमोनिया निर्यात किया है, पहली खेप इसके पास पहुंची है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनकी जो एज थी, एक बार पीसीएस ने सवाल पूछा था, इनकी एज थी 117 साल, 117 साल। अमेरिकी मूल के थे, और ये अमेरिकी मूल के एस्पेनियार्ड थे, और इनका नाम था मारिया ब्रानियांस, ठीक है, मारिया ब्रानियांस। और ये बुजुर्ग व्यक्ति, ये महिला थी, व्यक्ति तो पुरुष महिला दोनों हो सकती है ना, तो ये फीमेल। आपको पता है कि जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा होती है वो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा से ज्यादा है। इंडिया में कितनी है इस समय? पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है, ये आप सर्च करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नोट करिए होमवर्क कि महिलाओं और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा इंडिया में कितनी है। ये इनके पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने 1907 में इनका जन्म हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में थे ये,
और इन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे, देखे कि नहीं देखे? दोनों विश्व युद्ध देखे। ठीक है, हाँ। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। किस राज्य में तीस्ता जल विद्युत परियोजना भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई? किस राज्य में ये तीस्ता जल विद्युत परियोजना? हाँ, सिक्किम। कहां पर? सिक्किम। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो गई भूकंप के कारण। इसका चरण 5 जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था। कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरवाद पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? यह सम्मेलन कैसे हुआ? ऑनलाइन हुआ। तो कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऐसा कर रहा है? तो यह है कौन? भारत। अब भारत से ज्यादा दंश कौन झेल रहा है? आतंकवाद का, कट्टरवाद का, नक्सलवाद का भारत बहुत तगड़े से दंश झेल रहा है। अभी हाल की घटना आप देखिए। ठीक है, तो भारत यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरवाद पर यह सम्मेलन, इसकी सहमेजबानी इसने की और 27 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नाम उनके पढ़ना कोई जरूरी नहीं है और उद्देश्य वही है, रोकना इसको, कट्टरवाद को। चीन की सैन्य हठधर्मिता का मुकाबला करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की है? आंसर दीजिए। मान लो आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या टिक करोगे? चीन और जापान की नहीं बनती है और भारत और जापान के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, तो इसमें आप जापान टिक कर दीजिए। नहीं पढ़ा है तब भी टिक कर दीजिए। करंट अफेयर ऐसा नहीं कि सारा पढ़ा हुआ सही होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पे जो आप लगातार पढ़ते रहते हैं, जैसा आप सोचते रहते हैं, वैश्विक जो कूटनीति है, वैश्विक जो परिदृश्य है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, उस पर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आप देख देंगे। ठीक है ना? तो ये है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक्चुअली चाइना और जापान भिड़ते रहते हैं। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान को कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए और दोस्त का दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त हो जाता है, दोस्ती की यही तो परिभाषा है। तो बस वही है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पोलियो मामला सामने आया? वैसे पोलियो का उन्मूलन किया जा चुका है। कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था भारत को? किस सन में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। अब 2 लाइनर प्रश्न जब बनेगा तो उसमें यही बनेगा ना कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। एक स्टेटमेंट ये दे देगा। तो ये 1 लाइनर भले हैं, लेकिन मैं जितनी इंफॉर्मेशन जो आप लोग नोट कर ले रहे हैं इनके साथ ये 2 लाइनर 3 लाइनर सब हो जाएगा। तो 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो गया, लेकिन अभी 2024 में मेघालय में एक मामला आ गया पोलियो का, है ना? मेघालय में एक मामला आ गया। गारो हिल्स जिला वहां पर है। गारो खासी जयंतियां है ना, पहाड़ियां, क्रम उनका पता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, गारो खासी जयंतियां। ठीक है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो गारो जो जिला है वहीं पे एक मामला सामने आ गया। किस कंपनी ने उन्नत सुविधाओं के साथ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर इमेजेन 3 अगर आप टेक्स्ट में कुछ बताएंगे तो इमेज जनरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, योर डिमांड। तो किस कंपनी ने इसको शुरू किया? तो यह है गूगल। हाँ, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर इमेजेन, ऐसे तो बहुत सारे इमेज जनरेटर हैं। इमेजेन 3 किसका है? तो ये गूगल का है। इमेजेन 3 किसका है? तो ये गूगल का है। आ जाइए। ठीक है, इमेजेन 3 किसका है? तो ये गूगल का है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, 21 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की? अब एक डेट पूछ ली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है, पीसीएस ने ऐसे प्रश्न पूछा है। एक बार मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि उन्होंने इस डेट में यात्रा की थी प्रधानमंत्री महोदय ने, तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? जर्मनी के साथ था और बहुत ज्यादा संख्या में समझौते हुए थे, 34 समझौते हुए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे पूछ लिया इंटरव्यू में ऐसे, और वो उस दिन की 1-2 दिन की घटना नहीं थी, वो हफ्ते 10 दिन पहले की घटना थी, लेकिन ये था कि उस बीच में गए थे। ठीक है ना? तो ये कहां गए थे? पोलैंड। अब 21 अगस्त 2024 की ये बात है। प्रधानमंत्री भारत के कौन थे उस समय? 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
और 14 में 21 अगस्त को, और अभी 21 अगस्त को कौन रहेगा? ये नहीं कहा जा सकता अभी। अभी क्या कहा जा सकता है? आप भविष्य थोड़ी बांट सकते हैं, लेकिन पहले की बात तो की जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद है कि यही रहेंगे। दुर्लभ ब्रह्म कमल फूल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पक्का? पहला प्रश्न है जिसका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 39 प्रश्नों में आपने उत्तर दिया है ना, तो तैयारी छोड़ देंगे, है ना। तो ये उत्तराखंड में। अब ये चर्चा में क्यों है ना, इसको ब्रह्म का कमल कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ एक धर्म और है जहां पर इसकी बड़ी महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। बौद्ध में इसको माना जाता है पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। और ये अभी क्षणिक रूप से खिला था थोड़े समय के लिए। ये बड़ा दुर्लभ पुष्प है, ऐसे नहीं खिलता है, तो इस बार माना गया कि भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल, मतलब ये कुछ दशकों में एक बार थोड़ी देर के लिए खिलता है। ये नॉर्मल कमल नहीं है, ब्रह्म कमल है ये। हाँ, अगला जो प्रश्न है, बढ़ते यूरोपीय तनाव और बाल्कन में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण कौन सा देश अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू कर रहा है? अब बाल्कन में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहां पे तनाव बढ़ रहा है, तो कौन सा देश है जो कह रहा है अनिवार्य सैन्य सेवा? अनिवार्य सैन्य सेवा क्या होती है? देश की सेवा करनी ही है, ऐसा नहीं कि जो भर्ती होंगे वही करेंगे। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नहीं ऐसा है, हमारे यहाँ तो बाकायदा भर्ती होती है ना। लेकिन इसमें क्या है कि करनी है, इतने साल तक आपको देश सेवा करनी। तुर्की में भी ऐसे है ना, तुर्की है उसको बोलते हैं। तुर्की ने जैसे नाम तुर्की रखा, देश को पसंद नहीं आया, भूकंप आ गया था, बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये क्रोशिया, कौन सा देश है? क्रोशिया। क्रोशिया कहां है? मैप में देखें, नोट करिए होमवर्क। क्रोशिया और उनके पड़ोसी देशों को मैप में देखें। 7 अगस्त 2024 को गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को तीसरे बाघ रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई। ये कहां पर है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, छत्तीसगढ़। वेरी गुड, है ना, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य है, चौथा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। नोट करिए, यूपी में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? कमेंट करके बताएं। मतलब उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? नाम भी पता होना चाहिए, अभी मत बताइए, नोट कर लीजिए, ये होमवर्क है आपका। किस राज्य ने भारत की पहली 24/7 यानी कि 24/7 अनाज वितरण मशीन लॉन्च की, जिसे अन्न पूर्ति अनाज एटीएम के नाम से जाना जाता है? ओडिशा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उड़ीसा। अब इसका उद्देश्य क्या है? कि बेईमानी ना हो, घटतौली ना हो। लेकिन धरातल पे क्या होता है जानते हो? वहां से लोग निकाल लेंगे, प्रधान जी आगे खड़े रहेंगे कोटेदार के साथ, कहेंगे आधा किलो इसमें से डाल के जाओ इधर, है ना। अब डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो खाता उन्हीं के पास रहता है, प्रधान जी के पास ही। ओटीपी खाली उनके पास आती है, उसका 4000 में 200-400 रुपए उनको दिया जाता है कि जॉब कार्ड उनके नाम बना हुआ है। मनरेगा बड़ी समस्या है, हो ही जाता है, जुगाड़ ढूंढ लिया जाता है। सेबी ने नए एमडी के रूप में किसे मंजूरी दी? कौन है सेबी का एमडी? सेबी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक ना, प्रवीणा राय, प्रवीणा राय, ठीक है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? नोट करिए, सेबी के अध्यक्ष, इसको आपको खोज के लिखना है वर्तमान समय में, ठीक है। कौन है? ये सब आपको याद नहीं है तो करंट अफेयर का बेसिक नहीं तैयार है आपका। ये ठीक वैसे ही प्रश्न है जैसे पूछ रहे हैं वित्त मंत्री कौन है, उससे कठिन प्रश्न ये नहीं मैं मानता हूं पढ़े लिखे लोगों के लिए। पढ़े लिखे यानी कि जो तैयारी कर रहे हैं। किस देश की महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने चौथी CAVA महिला वॉलीबॉल नेशन लीग 2024 में स्वर्ण पदक जीता? किस देश की टीम ने? भारत की टीम ने, भारत की टीम ने। किसको हराया?
नेपाल की टीम को। नेपाल ये हारा है, भारत की टीम जो है ये जीती है ना। नेपाल हारा है। कहां पर हुआ? काठमांडू में। काठमांडू कहां है? नेपाल में। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में पुरुषों के 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? किसने जीता? पक्का? अमन सहरावत। अमन सहरावत। वर्ग पूछा जा सकता है, इसी पे अगर स्टेटमेंट बेस बनाया जाता तो कहा जाता अमन सहरावत 57 किलोग्राम में खेलते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट बना दिया जाता कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो वो गलत हो जाता। तैयारी करने के लिए कई बार ये वन लाइनर बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अब वही है कि इंफॉर्मेशन आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन है? अमन सहरावत। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। सीबी सोरेन के बेटे, जेल से होके आए फिर मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, हाँ, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए कि डेली अटेंडेंस उनकी लिया जा सके, तो एक उपस्थिति पोर्टल। स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कौन सा देश 1000 सेल्स उपग्रह समूह लॉन्च कर रहा है? स्पेस एक्स अमेरिका की किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स का मालिक कौन है? अरे वही अपना एलन मस्क। अब इसको देख के चाइना शांत तो बैठेगा नहीं। चीन ने कहा कि हम 1000 सेल्स उपग्रह एक समूह लॉन्च कर रहे हैं। चाइना की प्रतिद्वंदिता केवल भारत से नहीं है, चाइना रसिया से भी करता है, चाइना अमेरिका से भी करता है, भारत से भी करता है। यानी कि जितने लोग इमर्जिंग हैं या जो पहले से हैं, चाइना सबसे आगे निकलना चाह रहा है। ठीक है, और स्टारलिंक के समान वैश्विक निम्न पृथ्वी कक्षा जो LEO है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट, तो अर्थ लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 1000 सेल्स इसको इंटरनेट नेटवर्क स्थापित करेगा। ये पूछ लिया जाएगा कहां पे स्थापित करेगा, तो लियो में स्थापित करेगा। भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? कहां पर किया? लद्दाख। अब इस क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ये है कि ऊंचाई पे हुआ है तो कहां होगा? हाँ, पर्वत प्रहार। नाम क्या है? पर्वत प्रहार, है ना। भारत चीन सीमा के निकट इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घटती प्रजनन दर के कारण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म करने का निर्णय लिया है? वहां पे 2 बच्चों वाला नियम लागू किया गया कि 2 बच्चों से अधिक जिनके होंगे वो स्थानीय निकाय में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब वहां की जनसंख्या जो है कम होने लगी बहुत तेजी से। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है? N चंद्र बाबू नायडू। तो इन्होंने कहा कि इस जो नीति है इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, हाँ, 2 बच्चों की नीति हटा दी गई है। अब इससे ज्यादा बच्चे वो लोग पैदा कर सकते हैं। प्रति लेन देन UPI के माध्यम से कर भुगतान के लिए RBI के द्वारा निर्धारित नई ऊपरी सीमा क्या है? एक दिन में अधिकतम कितना भुगतान UPI के द्वारा किया जा सकता है? पहले था ये 1 लाख रुपया, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? सीधे 5 लाख रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपया। एक दिन में UPI से आप 5 लाख रुपए तक भुगतान कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखे, ये अगस्त 2024 के 100 प्रश्न जो हमको करने हैं उनमें से 50 प्रश्न थे। पार्ट 1 अगस्त का इसको मानिएगा, पार्ट 2 आपको इसके बाद मिलेगा, और जो टेस्ट मिलेगा आपको ऐप पर हमारे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, वो 100 क्वेश्चन का कंप्लीट एक टेस्ट होगा। यानी कि अगस्त 2024 मंथ अगस्त 2024 100 टेस्ट। तो प्रैक्टिस आप करिए, वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, इस तरीके से आपका ये पूरा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आगे से 51 से लेके, इसमें यही सीरीज चलेगी, 51 से लेके जो 100 तक प्रश्न है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।